नाबालिग के घुटने में गोली मारने का पुलिस ने प्राणघातक हमले के आरोपी को देशी पिस्टल सहित पकड़ा। लीलाग्राम के सी ब्लॉक में नाबालिग के घुटने में गोली मारने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शुक्रवार को एएसपी ने पत्रकार वार्ता लेकर मामले का खुलासा किया, जिसमें आरोपी से देशी पिस्टल जब्त की। पुलिस न्यायालय में पेश कर रिमांड लेगी ताकि शहर में देशी पिस्टल बेचने वालों के बारे में पता लगाया जा सके। बिरलाग्राम के सी ब्लॉक में रहने वाले अर्जुन पिता दिलीप सिंह राजपूत उम्र 13 वर्ष के घुटने में गोली लगने के मामले का पुलिस ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता लेकर खुलासा किया। एएसपी आकाश भूरिया के अनुसार 10 जून की रात्रि में अर्जुन अपने गाय को खोजने के लिए घर से बाहर निकला था। इसी दौरान कचरा पेटी के समीप बरगद के पेड़ के नीचे पटाखे की आवाज आई और अर्जुन के पैर से खून निकलने लगा, जिसे उपचार के लिए जनसेवा हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां एक्सरे के दौरान नाबालिग के घुटने में गोली होने की आशंका जताई। पुलिस ने जनसेवा हॉस्पिटल की सूचना पर मामला जांच में लिया। एएसपी भूरिया के अनुसार बिरलाग्राम पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी, लेकिन गुरुवार की शाम को सीएसपी मनोज रत्नाकर और टीआई हेमंत सिंह जादव ने कमान अपने हाथों में ली और कमल पिता भंवर सिंह राजपूत को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने मामले की सच्चाई पुलिस को बताई। कमल ने पुलिस को बताया कि वह देशी पिस्टल की सफाई कर रहा था। इसी दौरान एकाएक देशी पिस्टल से फायर हो गया, जिससे अर्जुन घायल हो गया। मामला परिवार का होने से परिजनों ने घुटने में सरिया लगने की बात कहकर जनसेवा में उपचार कराया, लेकिन एक्सरे के बाद से जनसेवा हॉस्पिटल के चिकित्सकों को शक हो गया। कमल ने पुलिस को बताया कि घटना के समय अर्जुन के परिजन एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। घायल अर्जुन को उपचार के लिए पहले थापा के पास ले गए, इसके बाद डॉक्टर गुलाब और दुबे हॉस्पिटल भी ले गए। बिना एक्सरे कराए अर्जुन को सुला दिया था, लेकिन जनसेवा हॉस्पिटल में एक्सरे होने के बाद मामले का खुलासा हो गया। प्राणघातक हमले की गुत्थी सुलझाने में एएसआई राम सिंह डांगी, प्रधान आरक्षक बबलू डागा, आरक्षक दीपक पाल, सुरेश डांगी, प्रद्युम्न सिंह, विजय थापा व पूजा नाहटा का योगदान रहा। 2020 को जनसेवा हॉस्पिटल से एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना बिरलाग्राम में, जिसमें कि एक बालक है अर्जुन सिंह पिता दिलीप सिंह राजपूत उम्र 13 साल, निवासी सी ब्लॉक टापरी, उसके घुटने पर चोट लगने की वजह से ये जनसेवा हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था। डॉक्टर ने प्राथमिक जांच की और एक्सरे जब किया तो डॉक्टर को कुछ उसमें मेटल जैसा कुछ लगा, इसमें मेटल जैसा कुछ है, गोली हो सकती है। तो उन्होंने तत्काल थाने पे सूचना दी। थाना प्रभारी महोदय द्वारा वहाँ पर जाकर के संपर्क किया गया और डॉक्टर ने एक्सरे में देख करके इस बात की पुष्टि की कि उस बालक के पैर में मेटल की गोली ही है अंदर, और ऑपरेशन करने पे और क्लियर कर दिया जाएगा। प्राथमिक स्थिति में थाना प्रभारी महोदय द्वारा लड़के से पूछताछ की गई तो लड़के के द्वारा ये बताया गया कि वो शाम को 9 तारीख की रात में 8:30 बजे सी ब्लॉक जो है उसकी टापरी के पीछे साइड में बरगद का पेड़ है, वहाँ पर वो अपनी गाय का बछड़ा जो कीड़ी बोलते हैं उसको ढूंढने के लिए गया था और दूर ही कुछ लड़के वहाँ पर लड़ाई झगड़ा कर रहे थे अंधेरे में, और अचानक से पटाखे जैसी आवाज़ आई और उसके पैर में कुछ लगा और वो वहाँ पर गिर गया। उसके थोड़ी देर बाद में उसका मुँह बोला भाई दीपक वहाँ पर पहुँच गया और उसके पैर में जो खून निकल रहा था तो वहाँ से उसको ला करके घर लेकर के आए, और घर लेकर के आने के बाद में वहीं पर जो ड्रेसिंग करने वाले कोई थापा डॉक्टर कहते हैं उनके पास लेके गए और वहाँ पर उसकी प्राथमिक दवाई पट्टी कराई, और उनके द्वारा वहाँ पर बता दिया गया था कि इसको घर में सरिये से कोई चोट आना लगा है। तो उन्होंने कहा था कि चूँकि इसको सरिया लगा है तो आप कल सवेरे इसका एक्सरा करवा लीजिए और अच्छे से ट्रीटमेंट करा लें। जब एक्सरे में इस टाइप की बात सामने आई तो फिर थाना प्रभारी द्वारा बहुत गंभीरता से लिया गया इसको, और इस पर से अपराध 307 पंजीबद्ध किया गया। और चूँकि छोटे से बच्चे के पैर में गोली लगना एक गंभीर मसला हो जाता है तो पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसको संज्ञान में लेकर के बहुत गंभीरता से सीएसपी नागदा और थाना प्रभारी बिरलाग्राम और इनकी बिरलाग्राम की पूरी टीम को इसमें लगाया गया और पूरी तरह से इसमें तस्दीक की गई। तस्दीक के बाद में घर वालों से काफ़ी पूछताछ की गई, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल के बहुत सारे साक्ष्य, डॉक्टरों के कथन और घर वालों के कथन, तो काफ़ी स्थिति इसमें उलझती हुई दिखी और फिर इसमें बहुत बारीकी से इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत थी। तो फिर 2 दिन से सीएसपी साहब और थाना प्रभारी महोदय खुद इसमें लगे और बहुत बारीकी से ये बात निकल के सामने आई है कि जो ये बालक है घायल अर्जुन,
इसके बड़े पापा का लड़का कमल है। कमल अपने पास एक पिस्टल रखा था 2 नंबर की देसी, और घटना वाली रात में वो अपने अंकल दिलीप के घर पे बैठ करके उस पिस्टल के साथ में कुछ साफ़ सफाई या कुछ उसको चेक कर रहा था। उसी समय ये लड़का जो दीपक है, अर्जुन है, ये दौड़ करके पीछे बाड़े में गुजरा, तो अचानक उस समय पिस्टल चली और गोली निकल करके उसके घुटने में लगी। अब चूंकि पारिवारिक मसला था तो ये लोग मामले को रफा दफा करने की नीयत से इन सब लोगों ने इस टाइप की कहानी बनाई और इस पूरे मामले को एक दूसरी दिशा देने की कोशिश की। लेकिन थाना प्रभारी और इनकी टीम और सीएसपी महोदय के निर्देशन में और काफ़ी अच्छी बारीक मॉनिटरिंग की गई, तो ये घटना कल फिर दीपक कमल को कस्टडी में लिया गया। घर से वो काफ़ी बार बुलाने के बाद भी थाने पे नहीं आ रहा था, तो कल उसको घर पे से ही कस्टडी में लिया और बारीकी से जब पूछताछ की गई तो उसने ये पूरी कहानी बताई है कि मेरे पास में एक 2 नंबर की पिस्टल रखी हुई है देसी, और उसमें एक राउंड था जिसको मेरे द्वारा सफाई और चला करके चेक करने के दौरान गोली चल गई और गोली में इसके पैर में लगी। तो इस तरह से ये अपराध 307 में ये आरोपी कमल को विधिवत गिरफ्तार किया गया है और पिस्टल जो उसके पास से बरामद की गई है उसमें उसका रिमांड लेकर के हम और आगे बारीकी से इसमें कड़ियाँ जोड़ेंगे कि वो कहाँ से लाया था और इस तरह के घटनाक्रम। सर, ये गोली पिता को मालूम था? तत्समय तत्काल जब गोली लगी तब इनके माता पिता पीछे कहीं शादी हो रही थी, तो वहाँ पर शादी वादी देख रहे थे। उस समय उसको बिल्कुल उनको पता नहीं चला और ये तत्काल उसको कोई डॉक्टर थापा कहते हैं जो ड्रेसिंग वगैरह करते हैं, उनके पास लेकर के उसको सरिया लगाना बता दिया। तो तत्समय पता नहीं चला, लेकिन बाद में इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि एक्सरे के बाद में उनको पता न चला। सर, ये कमल पिस्टल लाया कहाँ से, इसकी कुछ जानकारी लगी? आज उसकी गिरफ्तारी हुई है और अभी उसने ये बताया कि मेरे पास पुरानी रखी हुई थी, लेकिन अभी वर्तमान में अभी इस बारे में उससे आगे तक पूछताछ नहीं हो पाई है, लेकिन हम रिमांड लेकर के इसमें और आगे निकालेंगे कि कहाँ से। सर, कमल का पुराना कोई आपराधिक रिकॉर्ड है सर उसका कोई? कमल का 2019 में एक 2 किलो गांजे वाला एक प्रकरण है, उसके अलावा अभी कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन आजू बाजू के थानों से हम पता लगा करके इसका और क्रिमिनल रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ, वो नाबालिग है अर्जुन पिता दिलीप सिंह, उसकी उम्र 13 साल है। हाँ, उसकी उम्र, वो बालिग है, उसकी उम्र करीब 27 साल है। सर, आरोपी कितने लोगों को बनाया है? हाँ, आरोपी अभी फिलहाल तो कमल है, लेकिन कमल के पूछताछ में और लोगों का अगर इन्वॉल्वमेंट है या प्लानिंग के तहत अगर उन्होंने ये किया हो तो फिर इसमें आरोपी बढ़ेगा। सर, साक्षी छुपाने में किसी को बनाया जा रहा है? हाँ, अब ये बात उसकी आरोपी की गिरफ्तारी के बाद में ये कहानी सामने आ रही है, तो अब हम पता करेंगे कि ये किसको ये सब घटनाक्रम पता था, तो उसके आधार पर साक्ष्य छुपाने की धारा बढ़ा करके उसमें आरोपी बढ़ाएंगे। लॉकडाउन अवधि में जलकर व संपत्ति कर जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं से नगरपालिका अब पेनल्टी वसूल नहीं करेगी। इस संबंध में एसडीएम रामप्रसाद वर्मा ने बताया कि नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा शुक्रवार को एक आदेश प्राप्त हुआ, जिसमें 22 मार्च के बाद ऐसे उपभोक्ता जो लॉकडाउन के कारण नगरपालिका के समस्त करों का भुगतान नहीं कर सके हैं, उनसे नगरपालिका पेनल्टी वसूल नहीं कर सकेगी। नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा उपभोक्ताओं से लॉकडाउन अवधि के दौरान पेनल्टी वसूली की जा रही थी, जिससे उपभोक्ताओं पर आर्थिक भार पड़ रहा था। क्या करो यार सर, लॉकडाउन अवधि में सरचार्ज में छूट देगी सर, क्या मामला है सर? देखिए, मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा एक आदेश जारी किया गया है 18/6 को। उस 18/6 में क्लियर है कि लॉकडाउन अवधि उन्होंने मानी है 22 मार्च से 15 जून तक। इस जून में जिन लोगों ने बिल जमा नहीं किया है उनको बिना सरचार्ज के अब बिल जमा करना है, यानी उस पर पेनल्टी नहीं ली जा रही। सर, जो नगरपालिका में जो पानी के बिल जो जमा किए गए और उसमें सरचार्ज भी जोड़ा गया, तो क्या उनका आकलन विकलन ऐसा कुछ होगा? नहीं, वो समायोजन इसलिए नहीं होगा कि इस आदेश में केवल ये है कि जिन लोगों ने कर जमा नहीं किया है उनसे अब पेनल्टी सहित वसूल नहीं किया जा रहा। ये छूट दी गई है 22 मार्च से 15 जून तक। सर, ये जलकर के लिए भी है, संपत्ति कर के लिए भी गाइडलाइन है सर ये? ये सभी करों की है। ठीक है, थैंक यू। नायब तहसीलदार जैन ने स्पॉट फाइन की कार्रवाई की।
विद्यानगर में कोरोना पॉजिटिव मरीज आने के बाद अब प्रशासनिक अधिकारी शहर में पेट्रोलिंग कर लॉकडाउन की गाइडलाइन का पालन करवाने में जुट गए हैं। शुक्रवार को नायब तहसीलदार ने शहर में स्पॉट फाइन की कार्रवाई की, जिससे दुकानदारों के साथ साथ ग्राहकों में भी हड़कंप मच गया। तो यहाँ पे क्या कर रहा है आदिनाथ में? मुंह पे मास्क लगाना नहीं बनता क्या? है? सूट है, निकाल देंगे। ये खाली दंड है, दंड का मतलब ये नहीं जाता पूरे दिन घूमे। विद्यानगर में कोरोना पॉजिटिव मरीज आने के बाद एसडीएम आरपी वर्मा के निर्देशन में तहसीलदार विनोद शर्मा, नायब तहसीलदार अनु जैन व सलोनी पटवा द्वारा अब अलग अलग टीम बनाकर शहर में लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। शुक्रवार को पेट्रोलिंग के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने दबंगता से कार्रवाई की। इस दौरान जामा मस्जिद रोड, महात्मा गांधी मार्ग, जवाहर मार्ग, रानी लक्ष्मीबाई मार्ग सहित अन्य स्थानों पर कार्रवाई की गई। एमजी रोड पर एक सराफा दुकान, रानी लक्ष्मीबाई मार्ग पर किराना दुकान संचालकों व ग्राहकों पर स्पॉट फाइन की कार्रवाई की गई। तहसीलदार शर्मा ने बताया कि स्पॉट फाइन में किसी भी तरह की रियायत नहीं बरती जाएगी। गौरतलब है कि विद्यानगर में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन ने शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जिसको लेकर नगर पालिका, स्वास्थ्य, राजस्व सहित सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी सतर्क हो गए हैं। बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, उल्टा हम एक एक चीज का मास्क रखे हम सबको देते हैं। आप इनको हाथ में मास्क रखवाए, अंदर जाते हैं मैडम, इसमें सांस लेने में दिक्कत आती है तो थोड़ा सा खोल लेते हैं। जैसे हाथ नहीं अभी नीचे रख रखा, जैसे हाथ नहीं रखते हैं, नहीं बहस नहीं कर रहा हूँ, पर बताते हैं ये सांस में। अब मेरे को तकलीफ मैडम, मैं क्या करूँ, मेरे को ये असली जेल में लेकर घूमना पड़ता है। अब ये क्या करेगा भी है उधर राइट टू एक्सप्लेन ओवर मेरी अकड़ की रस्सी चल जाएगी, पकड़ ले इसकी हक है, यो चीटे फसना पैगी मेरी कितनी जीना। इधर कंटेनमेंट एरिया में नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत आने वाले रहवासियों को सभी आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। जिन व्यक्तियों के सैंपल स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लिए गए थे, उनकी रिपोर्ट पर शहरवासियों की निगाहें टिकी हुई हैं। युवाओं ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया। नमस्कार। जैसा कि चीन द्वारा हमारे सैनिकों पर हमला किया गया, जो कि एक निंदनीय घटना है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। चीन जो कि एक ऐसा देश जो अपनी तानाशाही से हर देश को डराता है, धमकाता है, किंतु हम युवा उसको ये चुनौती देना चाहते हैं कि अगर वो ये सोचता है कि हम इस तरह से हमारे सैनिकों को क्षति पहुंचा कर अगर वो हम पर अपनी राज जमा लेगा, तो ये उसकी बहुत गंदी सोच है। हम उसे खुली चुनौती देना चाहते हैं। अगर इसी प्रकार उसने कुछ भी आगे जाकर हमारे सैनिकों के साथ किया तो हम उसका पुरजोर बदला लेंगे। श्री सहस्त्र औदिच्य ब्राह्मण युवा संगठन द्वारा शुक्रवार को एसडीएम आरपी वर्मा को उनके निवास स्थान पर ज्ञापन सौंपा गया। आपने पिछले नागदा को बिल्कुल हमेशा रखेंगे। हार लाना भाई, पहना सकते हैं यार, नहीं पहना है तो अच्छा है। पर हमारी एक जैसा नाना हाथ नहीं देते, आप हाथ में नहीं, खुद नहीं चलेगा। मैं इसलिए हार नहीं लेंगे। थैंक यू सर। थोड़ी इस गेंदे फूल से एलर्जी, बाकी से नहीं। चलिए थैंक यू सर। हम आपको बधाई देते हैं, पिछला जो 1.5 माह नगर को सुरक्षित बनाए रखा आपने, आपके सहयोग से पूरी प्रशासन, जिसमें शहर के बाहर से आने वाले व्यक्तियों पर पैनी नजर रखने की मांग की गई है। कोई भी व्यक्ति संक्रमित नहीं पाया गया था, परंतु दिनांक 6 जून को नोएडा से आया व्यक्ति जो जांच में कोरोना संक्रमित पाया गया,
वह व्यक्ति आने के बाद कई व्यक्तियों से मिला है। ऐसी जानकारी हमें समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त हुई है। आगामी समय में नागदा शहर में की सुरक्षा हेतु श्री सहस्त्र उदिच्य ब्राह्मण युवा संगठन एवं अखिल भारतीय उदिच्य ब्राह्मण युवा संगठन तहसील इकाई के सदस्यों द्वारा आपसे यह निवेदन किया जा रहा है कि आज दिनांक तक जो कुछ हुआ वो ठीक है, परंतु आने वाले समय में अन्य राज्यों एवं दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे व अन्य रेड जोन शहर से आने वाले के लिए या तो रोक लगाई जावे या आते ही प्राथमिक जांच के पश्चात उसे एवं उसके पूरे परिवार को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाए, वह भी प्रशासन के आदेश से, ताकि नागदा में अन्य कोई संक्रमित प्रवेश नहीं कर सके। इंदौर और उज्जैन जैसे संक्रमित शहरों में 15 दिन या उससे अधिक रुककर आने वाले लोगों को भी क्वारंटाइन किया जावे। प्रातः यह भी देखा जा रहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा अपने पारिवारिक और रिश्तेदारी पक्ष की जानकारी होने पर भी संबंधित परीक्षण टीम को इसकी जानकारी प्रस्तुत नहीं की जा रही है, जिसकी संगठन निंदा करता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया जावे कि वह अपने कर्तव्यों का पालन पूर्ण निष्ठा से करे। वैश्विक बीमारी में कोई सगा संबंधी नहीं है, इससे वह स्वयं और उसके परिवार को इस संक्रमण के घेरे में ला सकते हैं। महोदय से निवेदन की वर्तमान में शहरी क्षेत्र में आम जन द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, अतः इस ओर महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि इस पत्र पर कठोर कार्रवाई की जावे ताकि यह वैश्विक बीमारी नागदा नगर में न फैल सके। एसडीएम ने कहा कि मैंने निगरानी दल का गठन कर रखा है, तो बाहर से आने वाले व्यक्तियों की जानकारी अपडेट करता है। उन्होंने ज्ञापन सौंपने वालों को स्वयं के व्हाट्सएप पर पूरे मामले से अवगत कराया। एसडीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि लॉकडाउन 5 में नवीन गाइडलाइन आ गई है, जिसमें बाहर से आने वाले व्यक्ति को क्वारंटाइन करने के बजाय होम आइसोलेशन करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में क्वारंटाइन का प्रश्न ही नहीं उठता है। एसडीएम ने नागरिकों से अपील की है कि यदि कोई बाहर से शहर में आता है तो सबसे पहले सरकारी हॉस्पिटल जाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराए। यदि कोई लक्षण दिखाई दे तो स्वयं सबसे पहले प्रशासन को अवगत कराए ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। ज्ञापन सौंपने के दौरान सचिन शिकारी, पंकज उपाध्याय सहित युवा संगठन के कार्यकर्ता मौजूद थे। जी करिए। 15 को मैं आपको एक ग्रुप बताता हूँ, क्योंकि मैं हाथों हाथ जवाब देने का आदी हूँ। ये इस ग्रुप में परवेज भाई जी सर, आप निकालो। जी मेरे सर। पास अच्छा चश्मा है, मैं निकालो। आपकी शंका का मैं समाधान करना चाहता हूँ। मैं आपसे तर्क वितर्क नहीं कर रहा हूँ। इसमें मेरा एक ग्रुप है, उसका नाम है कोविड निगरानी दल। प्रतिदिन ये कोविड निगरानी दल हमारा मैसेज करता है और उस पर निगरानी मैं करता हूँ। जी, ये जितने भी बंदे बाहर से आए, जी जी, इसमें देखिए मेरा मैसेज ये होता है। बालाघाट से शादी करके आए, जांच हो गई है, बिल्कुल घर के 3 सदस्य, ये जांच पर्ची। नहीं बिल्कुल हम मान रहे हैं उसको, और आपने पहले बताया था कि वो कोविड चलेगा। निगरानी दल मेरा सतर्क है। जी जी जो बंदा पॉजिटिव आया है उस बंदे की मैं प्रशंसा करूंगा जी, कि उसने सबसे पहले प्रशासन को सूचना दी सही बात। और हमारे कहे अनुसार अस्पताल जाकर अमनदीप खालसा भी था उसमें, हाँ उसने जांच करी। जांच करने के बाद जब रिपोर्ट आई पॉजिटिव आई, हमने कंटेनमेंट। इस कोविड निगरानी दल की जिम्मेदारी है, ये एक नगर पालिका कर्मचारी है और जितने उस वार्ड में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है वो सब इस कोविड निगरानी दल में शामिल है उस वार्ड के लिए। और ये निगरानी दल, ये किसी ने लिखा गुड, राकेश मित्तल ने, बिल्कुल है ना। ये इंदौर से आई, चेकअप हो गया। ये बाइक, ये 27/62 आज की जानकारी नील। अब आप एक चीज और देखें, ये मेरा व्यक्तिगत डॉक्टर को जाता है मैसेज, ये कमल। आपकी मैं शंका समाधान इसलिए कर रहा हूँ कि आरपी वर्मा के अलावा एमपी में कोई एसडीएम इतना सतर्क हो तो बता दीजिए। नहीं है ना। नहीं वो तो खैर ये कमल। हम सर इसलिए हम तो पहले वेलकम करने आए ये हैं आपका। देखिए अशोक कॉलोनी, बात। टीचर्स कॉलोनी, C23, जी। लक्ष्मण प्रसाद जी। बीएमओ साहब ये बाहर से आए हैं, इनको क्वारंटाइन करें। बिल्कुल सही बात। वो सब मेरी चीजें चल नजर रही से है। कोई भी नहीं छूटा है। नहीं हम सर यही चाह रहे हैं, जो चल चाहिए रहा ही है नहीं, वो परंतु चलता रहे। जैसे हम जो लोग यही ही चाह रहे हैं। चलेगा वो बस। सकती हो। मेरा हमारा सर एक निवेदन निवेदन है। आज भी मेरा दल घूम रहा है, बाजार में देखा होगा, फाइन हुआ है एक चांदी सराफे वाले पर। बिल्कुल हुआ है। जैसे सर मेरा एक निवेदन है, अभी कल के रोज में बस स्टैंड पे आया था। बस स्टैंड पे एक बैंड बाजे से माता जी पूजा हो रही थी। मैं कोई डाउट नहीं मेरा कि उसमें नहीं रहा होगा प्रशासन, परंतु मैंने भी इमीडिएट उस चीज़ को भी बोल दिया था फ़ोन पे। सभी विदाउट मास्क थे, बाकायदा कोई सोशल डिस्टेंसिंग का वर्क नहीं हुआ था। और उसमें अगर वो प्रशासन की निगाह में आते हैं तो वो इमीडिएट कार्रवाई करते हैं, ये भी मेरे को मालूम है। आज सबसे बड़ी उपलब्धि नागदा की यही रही है कि जैसे ही एक केस भी निकला
परंतु फ्रंट पेज पे बड़े कोष्टक में लिखा, मतलब इसका बहुत बड़ी अपनी उपलब्धि रही कि नागदा में अभी तक नहीं था, और एक आया तो उसको हाईलाइट किया। ये जो एक आया है, इस बंदे के विषय में हमने 16 लोगों को क्वारंटाइन किया और सैंपलिंग की जी। परंतु सबसे बड़ा खतरा हमारी आर्मी को था। आर्मी को, इसका छोटा भाई आर्मी में था, तो मेजर उदयपुर के रहने वाले हैं जी राणावत जी, PS राणावत जी। उनसे मैंने डायरेक्ट बात करी, उनको मैंने ईमेल किया और ईमेल उनको भेजकर पहले तो फ़ोन से बात करी, फिर ईमेल भेजा कि अतुल आया है हमारे यहाँ से और इसका भाई पॉजिटिव है, इसलिए इस व्यक्ति को आपकी जो भी कार्यवाही करें। अतुल गुप्ता आया है नोएडा सेक्टर 222 से। वहाँ हमने दिल्ली के, नोएडा के जो गौतम बुद्ध नगर का कलेक्टर है, हमने उनसे डायरेक्ट बात की और उनको ईमेल की कि आप इस सेक्टर के लोगों की जांच करवाएं आपके अनुसार। नोएडा के कलेक्टर की मैं बिल्कुल तारीफ करूंगा कि उन्होंने एक जिला स्तर पर कोविड कंट्रोल रूम बनाया हुआ, तो उन्होंने फिर कोविड कंट्रोल रूम को बोला कि मिस्टर वर्मा से बात करें। कोविड कंट्रोल रूम ने फिर हमसे कांटेक्ट किया और फिर सारी डिटेल्स दी। ये 2 स्तर पर हमने जांच कराई। तीसरा स्तर हमारा लोकल का था, वो हमने खुद में मेरी टेबल पर बैठकर मेरे हाथ से लिखता हूँ कि कौन व्यक्ति किसके संपर्क में आया। इसके माता कहाँ गई? कृष्णा मेडिकल वाले को हमने क्वारंटाइन किया। पिता कहाँ गए? एक मंदिर के कोई पुजारी हैं या उनके दोस्त हैं, उनके साथ। भाई के दोस्त कुल 4 हैं, उनको क्वारंटाइन किया। इसके दोस्त जो हैं उनको किया। तो कहने का मतलब है कि मेरी नज़र से कोई मिले कभी नहीं छूटता, बिल्कुल और न मैं छूटने दूंगा। सर आपकी मैं ये बात मानो, मेरा सिर्फ इतना निवेदन दिया है कि जो बाहर से आए हुए लोग उनको क्वारंटाइन किया जाए, वो प्रक्रिया लगातार चल रही है। परंतु मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो नई गाइडलाइन कोविड के संबंध में आई है वो 24 मई की है। उसके अनुसार ये स्थिति है कि यदि व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो ही उसको होम आइसोलेशन या अदर आइसोलेशन की ज़रूरत है, अन्यथा उस व्यक्ति की मॉनिटरिंग की जा सकती है। ये नई गाइडलाइन 24 मई की आई है, तो हमें गाइडलाइन के अनुसार भी चलना है, निगरानी भी रखना है और हमारा जो शहर है उसको सुरक्षित भी रखना है। तो ऐसी स्थिति में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का, नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ जो कोविड नियंत्रण दल गठित किया हुआ है, हम उसको और सख्ती से निर्देश देंगे कि इसका पालन करें। कोई भी व्यक्ति आए वो जांच से बचे नहीं। यदि जांच से कोई व्यक्ति बचेगा तो निश्चित रूप से खतरा वो समाज के लिए भी है, खुद के लिए भी और उसके परिवार के लिए भी है। तो जांच हमारी पहली प्राथमिकता होगी, जो कर भी रहे हैं, परंतु किसी स्थान पर यदि कोई खामी है तो उसे दुरुस्त किया जाएगा। धन्यवाद। गांव पिपलिया डाबी निवासी राजूबाई पति घनश्याम के बकरी चराने को लेकर जंगल में गई थी। इस दौरान गांव के 2 व्यक्तियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। राजूबाई पुलिस के पास पहुंची, लेकिन पुलिस ने शिकायती आवेदन लेकर इतिश्री कर दी। शुक्रवार को राजूबाई ने पहुंचकर ASP आकाश भूरिया से गुहार लगाई। राजूबाई ने आरोप लगाया है कि कालू पिता बिहारी व करण पिता कालू बंजारा 18 जून की दोपहर 4 बजे उनके पास आए और धारदार हथियार दिखाकर चांदी का आंवला और सट्टा उतार कर ले गए। क्या नाम है आपका? राजूबाई। कहाँ रहते हो आप? पिपलिया डाबी। क्या घटनाक्रम हुआ आपके साथ में? मैं बकरी चराने गई थी सर, मैं बकरी चरा रही थी, बैठी थी मैं। कालू का लड़का करण आया, पीछे से मेरी चोटी पकड़ के नीचे फेंक के, जैसी मेरी जेब पकड़ के खींच के फाड़ के अंदर से बटुआ निकाल लिया। बटुआ में 3500 रुपया था, 500 का 7 नोट था। उनने बटुआ निकाल लिया। उनका पिताजी ने जैसे ही लट मार के ये मेरी यहाँ से टांग पकड़ के उसने एक सट्टा और एक आंवला निकाला और करण सिंह ने ऐसे पक करके और ने ये निकालने लगा। मैं चिल्लाने लगी, दोनों हाथ से उनने ये बल्लम पहना दीपक में। अब मैं जोर से चिल्लाई, धर्मन और मेरा लड़का दिनेश दोई बग के आया, पास में खातू उड़ा रहा था खेत में। इतने वो सट्टा और पैसा लेके वो लग भग गया। वो तो चूड़ी और ये भी निकाल लिया था उनने, पर वो ये रबड़ लग रहा था तो ये निकाल नहीं पाया, फिर उसने छोड़ के भाग लिया। कब की घटना है ये? कल 4 बजे की। मामले की पुलिस में शिकायत करी आपने? हाँ, हम गए थे तो उनने किया कि तुम जाओ अस्पताल में इलाज करा के आओ। इलाज करा के आया, 6 टांका लगाए, इंजेक्शन भी लगे इसमें और 6 टांका लगवाया। रात की 11 साढ़े 11 बजे तक रोक रखा हमको और उनको कालू के गाड़ी लेके गया था घर पकड़ने के लिए। कालू को लाया,
और मेरे को 11 बजे रात 11 साढ़े 11 बजे घर भेज दी। 10 मिनट बाद में कालू को छोड़ दिया। जिसने आप पर हमला करा उनको आपराधिक प्रवृत्ति के हैं या सीधे साधे लोग हैं? अरे वो तो अपराधी लोग हैं साहब। वो तो अभी आया है 4-5 साल का, वो तो ऐसे ही लोग हैं। कितने की रकम लेगा आपके पास से? वो 250 ग्राम का आंवला है, आधा किला का दोनों था। 250 ग्राम का आंवला है, 100 ग्राम का सट्टा था, 50 ग्राम का सट्टा है और 3500 रुपया है। कौन से मामले, कौन से थाने में गए शिकायत दर्ज कराने के लिए? उनेल थाने में। उन लोगों की जेब गरम होगी सर, मेरी कुछ भी नहीं सुनी। सहारा इंडिया के वरिष्ठ कार्यकर्ता जैन को जान से मारने की धमकी दी। सहारा इंडिया के वरिष्ठ कार्यकर्ता कमल जैन सहारा को उनके घर पर जाकर कुलदीप सिंह पिता जोगेंद्र सिंह निवासी सिंधी गली नागदा द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। आइए सुनते हैं विस्तार से। आपके साथ कुछ घटना हुई है जिसका आवेदन आपने पुलिस थाने में भी दिया है, क्या है पूरा मामला? हुआ ये था कि एक मेरा जमा करता है कुलदीप सिंह जी पिता जोगेंद्र सिंह जी, सिंधी गली निवासी है वो, और बस स्टैंड में की दुकान है। इनकी एफडी पूरी हुई लगभग 4,05,000 की। इन्होंने मुझे 2 बार फ़ोन लगाया। पहले एक बार फ़ोन पे बोला कि मैं तेरे को घर पे आके देखता हूँ। ये इनके बेटा घर पे आया, ज्ञानेश पवार मेरे साथी भी साथ में था, उसको वो भी साथ में आ गया था। उसको बिठाकर मैंने सारी बात समझा दी कि भाई साहब एम्बार्गो लगा हुआ है कंपनी पे, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और अभी लॉकडाउन में स्थिति ऐसी बन गई कि पूरे हिंदुस्तान से कोई फंड में नागदा में आना नहीं है। नागदा का हालत ऐसे नहीं, नागदा में व्यवसाय हो रहा है, वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। जब भी व्यवस्था कंपनी की बनेगी, जब भी बनेगी, मैं प्राथमिकता के मैं आपके काम को करूंगा और आपकी एफडी के चेक बनवाऊंगा। ये बात स्पष्ट बोल दी मैंने। बंदा उस टाइम चला गया। फिर आज सुबह अचानक क्या होता है कि सुबह लगभग 9:20 पर कुलदीप सिंह जी आते हैं और आते बोले 4,05,000 का पेमेंट है, एफडी पूरी हो गई मेरी, अगले महीने 18 तारीख पैसे दे देना, नहीं तेरी महाबहन एक कर दी पूरी तरीके से और तेरे छिटरे बिखेर दूंगा, तेरे मार डालूंगा जान से। बोले मैं अगले 18 तारीख तेरा पेमेंट दे देना, ये अगले 18 तारीख खत्म कर दूंगा आके। इस प्रकार जान से मारने धमकी देख कुलदीप सिंह जी यहाँ से चले गए। एक्चुअली में ये पूरे हिंदुस्तान की बात है, पूरे भारतवर्ष में बात है। सारा इंडिया केवल नागदा में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में है। और सारा इंडिया का सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। 21,000 करोड़ इस कंपनी के सुप्रीम कोर्ट में जमा है सेबी विवाद के तहत। कंपनी का जिस दिन निपटारा हो भुगतान उसी दिन व्यवस्थित पूरी तरीके से हो पाएगा।